चलो बेटा, आप डिस्कस करते हैं एनिमल किंगडम में डिफरेंट स्पेसिफिक कैरेक्टर का ट्रेंड क्या रहेगा 11 फाइलम के अंदर। पहले हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से पूरे एनिमल किंगडम को समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हर कैरेक्टर को अब डिटेल में लेके चलेंगे और सीक्वेंस में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर लेके चलते हैं, या हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल। अरेंजमेंट ऑफ सेल का पैटर्न क्या है यहाँ पे, तो हमें पता है भाई ओरीफेरा जो है मल्टी सेलुलर है लेकिन टिश्यू नहीं है। और नाइडेरिया और टीनोफोरा में क्या आ गया, टिश्यू आ गया है लेकिन ऑर्गन नहीं आए हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे तो यहां तक तो क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमने डिस्कस किया था कि भाई एक्सटर्नल ऑर्गन आ गए थे, इंटरनल ऑर्गन नहीं आए थे। तो यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ गई है। क्या आ गई है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ऐसी बात नहीं, आगे बताएंगे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया लेकिन इनकम्प्लीट आया है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल भी कह सकते हैं। ऑर्गन लेवल तो मेन है, ऑर्गन सिस्टम जो है वो अच्छे से नहीं आया, लेकिन हम कह सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम की शुरुआत हुई है। थोड़ी सी ढंग से ऑर्गन सिस्टम नहीं आया है। आपके एनसीईआरटी में टेबल में आप देखोगे तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी दे रखी है और ऑर्गन सिस्टम भी दे रखी है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एनिमल किंगडम में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कहां से हुई, यहां से हो जाती है अच्छे से। निमेटी हेलमिन्थेस में और आगे चल के ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा अच्छे से, और इस तरह से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको कोर्डेटा तक मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहां से शुरू होती है, निमेटोड से। ऐसी बात नहीं है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ गई थी, ऑर्गन आ गए थे, लेकिन कुछ ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाने की भी कोशिश की, लेकिन इनकम्प्लीट था, कंप्लीट नहीं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा मिलता है यहाँ पे, इनकम्प्लीट। आगे बताएंगे कैसा होता है। तो एक तो करेक्टर ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन को लेके। तो पोरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, इनमें क्या है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। इवन पोरीफेरा में तो जस्ट टिश्यू भी नहीं है, जस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे हम कह सकते हैं नाइडेरिया और टिनोफोरा में ऐसी सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टिश्यू प्रेजेंट है। तो इनमें टिश्यू प्रेजेंट है, इनमें टिश्यू अब्सेंट है। और इस तरह की सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और यहां से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन कोर्डेटा तक मिलेगी। चलो, ये तो हो गया भाई अरेंजमेंट ऑफ सेल का कैरेक्टर। अब हम दूसरा कैरेक्टर लेके चले, वो बात करते हैं भाई सिमिट्री की, बॉडी सिमिट्री। तो बॉडी सिमिट्री में हमने पढ़ा, यहाँ पे पोरीफेरा में तो कोई सिमिट्री नहीं है। इनमें क्या होती है, एसिमेट्रिक होते हैं ये तो। बस एक एक्सेप्शन है साइकोन, वो ध्यान रखना, उसमें रेडियल सिमिट्री मिलती है। इनमें क्या मिलेगी, रेडियल सिमिट्री। और इनमें भी रेडियल के अंदर ही आती है, वो बाई रेडियल कह सकते हो। और अच्छे से अगर बाई रेडियल नहीं है ऑप्शन में तो आप इसको रेडियल में ही रखोगे। और यहां से आगे प्लेटीहेल्मिन्थेस से आगे आप कोर्डेटा तक पहुंचोगे तो क्या मिलेगी, बाई लेटरल सिमिट्री मिलेगी। बस इकाइनोडर्मेटा में आपको ध्यान देना है कि जो एडल्ट है उसकी रेडियल सिमिट्री है। वो भी हमसे गलती हुई है स्टडी करते वक्त कि स्टार फिश को ऊपर से देखा तो रेडियल दिख रहा है, अगर उसको पलट के देखें तो उसमें बाई लेटरल सिमिट्री नजर आएगी। लेकिन वो ऑफ कोर्स वहां से ही देख के उसको रेडियल सिमिट्री में देखा जाता है। और उसके लार्वे को अगर हम देखेंगे, इकाइनोडर्मेटा का लार्वा, तो वहां पे लार्वे की आपको सिमिट्री वही मिलेगी बाइलेटरल, जो कि हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से सेल की अरेंजमेंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी की सिमिट्री, पूरे एनिमल किंगडम में हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको हमें लेके चलना होगा।
अब अगला कैरेक्टर लेके चलते हैं। और अगला कैरेक्टर क्या है? जर्म लेयर। अब ये क्या है? जैसा कि हमने देखा कि पोरीफेरा से लेके कोर्डेटा तक सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनेगा। अब ये जो जाइगोट बन गई है एक सेल डिप्लॉइड, इसमें क्लीवेज होगी, और क्लीवेज के बाद ये मल्टी सेलर लेयर बना लेता है एक स्टेज पे आके। तो कुछ एनिमल तो ऐसे हैं कि जिनमें सिर्फ 2 ही लेयर बनती हैं। जर्म लेयर की सिर्फ 2 ही लेयर बनती हैं, और वो कौन से हैं? पोरीफेरा और टीनोफोरा तक, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा तक। यानी कि बाहर वाली लेयर को तो क्या बोलते हैं? एक्टोड्रम, और अंदर वाली लेयर को बोलेंगे एंडोडर्म। भाई एक्टो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर, डर्म का मतलब क्या होता है? लेयर। अब इनको जर्म लेयर क्यों बोला? कि जाइगोट से आगे क्लीवेज होके एम्ब्रियोनिक स्टेज तक आते आते जनरली कुछ एनिमल तो ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 2 ही लेयर बनती हैं, और कुछ एनिमल में 3 लेयर बनती हैं, और यही लेयर आगे चल के पूरा कंप्लीट सिस्टम डेवलप कर लेती हैं इंडिविजुअल का। इवन अगर हम अपनी बात करें तो हमारी भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऐसे ही जर्म लेयर बनी थी, और पूरी बॉडी हमारी उन्हीं 3 जर्म लेयर से बनी होती है। कुछ बॉडी के ऑर्गन पार्ट्स एक्टोड्रम से बने होते हैं, कुछ एंडोड्रम से, और कुछ बीच की मीजोड्रम से। तो अगर हम जर्म लेयर के बेस पे लेके चलें तो हम देखेंगे कि कुछ एनिमल तो ऐसे हैं जो बहुत सिंपल एनिमल है, उनमें सिर्फ 2 ही लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जिनमें हम देखेंगे कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर और बन जाती है। यानी कि 3-3 लेयर बन जाती हैं, और इसको हम क्या नाम देते हैं? बाहर वाली को तो हम कहेंगे, जो आउटर साइड में है, एक्टोडर्म, और सबसे अंदर वाली लेयर है उसको एंडोडर्म, और जो बीच में लेयर है, बीच के लिए वर्ड यूज करते हैं मीजो, तो मीजोडर्म। और हमें अच्छे से पता है कि ये जर्म लेयर है, क्योंकि ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज की वो सेलों की लेयर है जिनसे पूरा इंडिविजुअल बनना है। पूरी बॉडी को एक तरह से जर्मिनेट करके बनाएंगे पूरे ऑर्गेनिज्म को, तो इसीलिए इनको जर्म लेयर बोलते हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि पूरे एनिमल किंगडम में पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, इनमें तो केवल 2 ही जर्म लेयर बनती हैं। तो यहां तक तो क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। अगर ऐसे एनिमल जिनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में केवल 2 ही जर्म लेयर बनती हैं, उन एनिमल को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन आगे प्लेटीहेल्मिन्थेस से आगे कोर्डेटा तक सभी में 3 जर्म लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म भी। यानी कि इनको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इस तरह से अगर हम अच्छे से क्वेश्चन देखें तो पोरीफेरा में तो हमें पता है कि भाई इतने कॉम्प्लेक्स एनिमल नहीं है, इनमें तो टिश्यू भी नहीं होता। तो अगर आपसे पूछा जाए इनमें बताओ कौन से डिप्लोब्लास्टिक है, तो पोरीफेरा को तो ट्रू डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं कह सकते। हाँ, नाइडेरिया को हम डिप्लोब्लास्टिक कह सकते हैं। इनमें 2 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। टीनोफोरा में क्या है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक ग्लू जैसा मटेरियल बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोल देते हैं मीजोग्लिया। मीजो का मतलब बीच और ग्लिया का मतलब ग्लू। मीजोडर्म नहीं बनी है,
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यस, नाइडेरिया जो है डिप्लोब्लास्टिक है, और यही डिप्लोब्लास्टिक और एडवांस होके ट्रिप्लोब्लास्टिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक बने नहीं है। इनके बाद आगे चल के प्लेटीहेल्मिन्थेस से जितने भी आगे एनिमल बनेंगे सबके सब क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 जर्म लेयर है, उन्हीं 3 जर्म लेयर से पूरी बॉडी प्लान, पूरी बॉडी डेवलप होती है। तो ध्यान रहे, पोरीफेरा ऑफ कोर्स 2 जर्म लेयर है, लेकिन इनमें टिश्यू नहीं है, तो ट्रू जर्म लेयर नहीं कहेंगे हम इनको। तो ट्रू डिप्लोब्लास्टिक तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, सिलेंट्रेट को हम कह सकते हैं ट्रू डिप्लोब्लास्टिक। और आगे प्लेटीहेल्मिन्थेस से आगे सबके सब क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 जर्म लेयर से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से जर्म लेयर के बेस पे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अगला कैरेक्टर, इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, सिलोम। सिलोम का क्या स्टेटस है, सिलोम नेचर। तो हम पूरे एनिमल किंगडम में अगर सिलोम नेचर को देखें तो हमें अच्छे से पता है, पोरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा में इनमें तो ऑर्गन ही नहीं आए हैं, तो इनमें तो सिलोम का स्टेटस हम कुछ कह ही नहीं सकते। फिर भी एनसीईआरटी ने इनको ए सिलोमेटा बोल दिया है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। आगे आप खुद समझ जाओगे, क्योंकि कैसे समझोगे, जब हम ये देखेंगे कि सिलोम कैसे बनती है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सही कह रहे हैं, यहाँ पे ये परफेक्टली ए सिलोमेटा नहीं है। हाँ, यहाँ से आगे चलेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन आ गए हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस से ऑर्गन की शुरुआत हो गई है। तो इनके लिए हम देखेंगे कैविटी है या नहीं है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में कैविटी नहीं होती, कैविटी एब्सेंट। और नेमेटोड में फॉल्स कैविटी होती है। और इससे बाद हम एनालिड से लेके कोर्डेटा तक सभी में ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है। अब क्योंकि कैविटी नहीं है तो हम इनको बोल देते हैं ए सिलोमेटा। ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन में मिलते हैं, कहां पे कैविटी नहीं मिलती है ध्यान देना है। फॉल्स कैविटी है तो इनको क्या बोलते हैं, निमेटीहेल्मिन्थेस को सूडोसिलोमेटा। और इसके बाद एनालिड से लेके कोर्डेटा तक सबके सब क्या है, सिलोमेटा। अब हमने बताया कि सिलोमेटा में जो मीजोड्रम के पाउच स्प्लिट होके बना रहे हैं तो वो क्या है, सीजोसिलोमेटा। और ये सीजोसिलोमेटा कौन से हैं, एनालिड, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, ये तीनों ही क्या है, सीजोसिलोमेटा है। लेकिन जो ऐसी सिलोम जो मीजोड्रम के पाउच या इंटेरोन गट के एक्सटेंशन से बनती है उनको बोलते हैं इंटेरोसिलोमेटा, इंटेरोसिलोमेटा। और ये थोड़ी सी है तो ये भी ट्रू इन सिलोम, लेकिन ये एडवांस है और ये तीनों फाइलम इसमें आ जाएंगी। अब थोड़ा सा इनको देखें कि भाई ये सिलोम कैसे बनती है। तो बेटा हम देखें यहाँ पे, ये हमें स्टेटस देखते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में, इसमें तो देखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी इसमें मान लेते हैं कि भाई देखो पोरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, इनमें भी कोई कैविटी नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं, तो हम इनको भी एसिलोमेटा कह सकते हैं। तो कहने को कह सकते हैं, अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमने अभी अभी बनाया था कि 2 जर्म लेयर मिलेंगी, और जो एक एक्टोडर्म होगी और दूसरी एंडोडर्म होगी। बाहर वाली जो व्हाइट कलर की है वो एक्टोडर्म है, और अंदर वाली एंडोडर्म है। चलो ये तो क्लियर हो गया, सिंपल है। इसमें कहीं कैविटी है, नो। इन 2 जर्म लेयर के बीच में कोई कैविटी है, कोई कैविटी नहीं।
लेकिन ये यहाँ पे एसिलोमेटा को सही रिप्रेजेंट नहीं करते। हम ट्रिप्लोब्लास्टिक में अच्छे से देख पाते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक्टोडर्म बना लेते हैं रेड से, ये हो गई एक्टोडर्म। एंडोडर्म बना लेते हैं यहाँ पे व्हाइट से, और जो मीजोडर्म बना लेते हैं बिल्कुल बीच में ब्लू कलर से। तो इस तरह से आपको 3 जर्म लेयर नजर आ रही है। बाहर वाली ये क्या है, एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, एंडो का मतलब अंदर, डर्म का मतलब लेयर, और बीच वाली मीजोडर्म, मीजो का मतलब बीच ही होता है। चलो ये 3 लेयर है। क्या इन 3 लेयर में कहीं पे भी बीच में कोई कैविटी गैप है? नो। यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर हम जर्म लेयर देखेंगे वो डेवलप होके ऐसे ही रहती, कोई गैप नहीं बनता, कोई कैविटी नहीं बनती, इसीलिए ये क्या है, एसिलोमेटा है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें आगे चल के, जब इवोल्यूशन हुआ तो निमेटोड की बात करें तो निमेटोड में क्या मिलेगा, निमेटोड में भी हम ऐसे ही बनाए, बाहर वाली एक्टोडर्म, और अंदर वाली एंडोडर्म, और मिड वाली मीजोडर्म। अब मीजोडर्म वो यहाँ पे क्या मिलती है, ऐसे पाउच बने हुए हैं मीजोडर्म के, एक पाउच यहां बन गया, एक पाउच यहां बन गया, एक यहां बन गया, एक यहां बन गया। तो ये मीजोडर्म के पाउच है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कैविटी तो बन गई है, क्या ट्रू कैविटी है? ट्रू कैविटी कब बनेगी, जब ये मीजोडर्म के पाउच अच्छे से फट जाए और पूरी लाइनिंग कैविटी को कवर कर ले, तब तो ये अच्छे से कैविटी बनेगी। देखो टुकड़ों में है, क्योंकि यहाँ पे मीजोडर्म के पाउच आपको नजर आएंगे। तो इस तरह की कैविटी जो है, इसको क्या कहेंगे, एक तरह से फॉल्स कैविटी है, ट्रू कैविटी तो नहीं बनी है। तो निमेटोड में कुछ इस तरह से इवोल्यूशन होके कैविटी बनती है, जिसको हम कहेंगे सूडोसिलोमेटा, और मीजोड्रम के पाउच प्रेजेंट होते हैं। अब आगे चल के यहीं से एनिमल जो है इवोल्व हुए, और फिर आगे देखो कैसी कैविटी यहाँ पे किस तरह से आपको जो है यहाँ पे जर्म लेयर दिखेंगी। तो आउटर हम वही बना लेते हैं, तो रेड कलर से एक्टोडर्म बना लेंगे, व्हाइट कलर की हम एंडोडर्म बनाएंगे, और ब्लू कलर में। अब यहाँ पे जो ये मीजोड्रम के पाउच थे, हमने कहा कि कैविटी बनाने में या तो ये फट जाएंगे या एक्सटेंड हो जाएंगे। चलो ये फटके या एक्सटेंड होके जब होंगे तो कैसे होंगे, पूरी यहाँ पे अंदर वाली एंडोड्रम की जो, इसको भी कवर कर लेंगे, और बाहर वाली साइड से भी कवर कर लेंगे, और बीच में ये कैविटी डेवलप हो जाएगी, और ये बन गई भाई अच्छे से कैविटी। अब देखो इसमें, अब आप कहोगे ये कैविटी है सही, इसी को हम बोलते हैं सिलोम। अब सिलोम की डेफिनेशन क्या है, कैविटी बिटवीन गट वाल। देखो ये जो व्हाइट कलर की एंडोडर्म होती है, ये हमारी गट की वाल बनाती है, और जो ये बाहर वाली एक्टोडर्म है, ये हमारी बॉडी की वाल बनाती है। तो अगर हम देखें, हमारी बॉडी के अंदर एक गट है, एक छोटा पाइप, और पूरी बॉडी एक बड़ा पाइप है। तो बड़े पाइप में एक छोटा पाइप है। कैसे, अगर मान लो
ये हमारी बॉडी वाल बन गई, और एंडोडर्म से हमारी गट की वाल बनेगी। ये कट करने पे, किसी इंसान को हम कट करते हैं तो ये मिलेगा। तो हम ये कहेंगे कि गट वाल और बॉडी वाल के बीच में जो ये कैविटी है, यही कैविटी सिलोम है। लेकिन एक कंडीशन है कि इस सिलोम की लाइनिंग जो है किससे होनी चाहिए? मीजोड्रम से, या फिर मीजोड्रम से बनी हुई पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है उससे। ध्यान रहे, मीजोड्रम से ही पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बनती है। या तो उससे लाइनिंग हो, या फिर ये बोल दो कि मीजोड्रम की लाइनिंग हो, तब ये कैविटी क्या कहलाएगी? तब इस कैविटी को हम कहेंगे सिलोम। तो अब डेफिनेशन क्या बनेगी? ए कैविटी बिटवीन गट वॉल एंड बॉडी वॉल which are completely lined by mesoderm or peritoneal lining is called coelom। तो परफेक्टली डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं सिलोम को कि भाई बॉडी वाल और गट वाल के बीच की कैविटी जो पूरी तरह से मीजोड्रम से कवर्ड हो या लाइंड हो, वो क्या है? सिलोम है। अब आपको पता है डायरेक्ट मीजोड्रम तो नहीं, लेकिन मीजोड्रम से ही क्या बन जाती है? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। वो यहां पे गट वाल के बाहर भी होनी चाहिए और बॉडी वाल के अंदर की साइड भी हो, यानी कि अंदर ही इसके हम देखेंगे कैविटी है। जैसे यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो कैविटी है किसके किसके बीच में? बॉडी वाल बाहर वाली और ये गट वाल अंदर वाली, इन दोनों के बीच की कैविटी है और मीजोड्रम से लाइंड है। तो हमने यही डेफिनेशन बोल दी। क्या बोल दी? कैविटी बिटवीन गट वाल एंड बॉडी वाल विच कंप्लीटली लाइंड बाई मीजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। ये सिलोम बन गई। अब ये बनने का तरीका क्या हो सकता है? या तो ये स्प्लिटिंग, मीजोड्रम के पाउच स्प्लिट हुए होंगे, या फिर उनमें एक्सटेंशन हुआ होगा, कोई एक तरीका होगा। अगर स्प्लिटिंग से बनेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? सीजोसिलोमेटा। और अगर मान लो एक्सटेंशन से बनी होंगी तो उस सिलोम को क्या बोलेंगे? इंटेरोसिलोमेटा। तो ध्यान देना बेटा, यहां पे चाहे सीजोसिलोमेटा हो चाहे इंटेरोसिलोमेटा है, तो वो सिलोमेटा ट्रू सिलोम है। बस सीजोसिलोमेटा कंपैरेटिवली सिंपल है और इंटेरोसिलोमेटा कंपैरेटिवली उनके कंपैरिजन में एडवांस माने जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगला कैरेक्टर, तो ये तो था भाई सिलोम वाला कैरेक्टर। उसके बाद हम अगला कैरेक्टर देखेंगे। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको हमें यहाँ पे पढ़ना है और वहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं कैरेक्टर को फिर हमें कंपाइल करना है एक एक फाइलम में। पूरा एनिमल किंगडम यहाँ पे कंपैरेटिवली स्टडी करके ही समझ पाएंगे और उनको कंपटीशन में क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। चलो ये मोलस्का हो गया, एनालिड्स हो गए, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। चलो ठीक है, सीक्वेंस। अब अगला कैरेक्टर लेके चलते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा भाई? हमने पढ़ा अरेंजमेंट ऑफ सेल, सेलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी इनकी, पूरे सभी की कोड फाइलम की। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इनका बॉडी की सिमेट्री कैसी होगी। फिर हमने पढ़ा सिलोम का नेचर कैसा होगा। तो आपने देखा सिलोम सही मायने में कहाँ हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहाँ से शुरू होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कोर्डेटा तक। तो सही मायने में ए सिलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थेस है, लेकिन एनसीईआरटी ने वहां पे क्लासिफिकेशन में इनको भी ए सिलोमेटा में पुट कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, आपको उसको भी ध्यान में रखना है। अब अगला कैरेक्टर ले लेते हैं। इसके बाद अगला कैरेक्टर है सेगमेंटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सेगमेंटेशन। मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई भी एनिमल है, उसमें ऐसे पार्टीशन बन जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन भी दो तरह की होती है, एक फॉल्स सेगमेंटेशन भी होती है और एक ट्रू सेगमेंटेशन भी होती है।
अब ट्रू तो सेगमेंटेशन वो होगी जो बाहर से भी पार्टीशन और बॉडी के अंदर से भी पार्टीशन है, और ट्रू सेगमेंटेशन को ही क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। देखो बेटा मर आ गया ना वर्ड, मर का मतलब ही यूनिट होता है, जैसे पॉलीमर मोनोमर सब में मर आता है, तो ये यूनिट है, यानी कि बॉडी के अंदर यूनिट बन जाती हैं, सेगमेंट बन जाते हैं, तो ये सही ट्रू सेगमेंटेशन होती है जिसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। अदरवाइज फॉल्स सेगमेंटेशन भी मिल जाती है ऐसे तो। और सही मायने में जो ये करेक्टर हम देखते हैं फॉल्स सेगमेंटेशन वाला थोड़ी देखते हैं, हम सीधा बोल देते बताओ कहां कहां सेगमेंटेशन होती है। तो सेगमेंटेशन पूछा है तो हमारा मानना है कि ट्रू सेगमेंटेशन कहां होती है। अदरवाइज वो ये भी पूछ सकते हैं मेटामेरिज्म बताओ, ये ट्रू सेगमेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कौन सी मानी जाएगी कि बॉडी के बाहर तो सेगमेंट आपको नजर आ रहे हैं लेकिन अंदर भी सेगमेंटेशन हो, पार्टीशन हो, तब वो ट्रू सेगमेंटेशन है और मेटामेरिज्म है। लेकिन हम कई बार देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में कुछ वर्म ऐसे होते हैं जिनमें आपको इस तरह से बाहर से तो सेगमेंटेशन दिखती है, लेकिन ध्यान रहे बॉडी के अंदर से कोई सेगमेंटेशन नहीं, इनके अंदर कैविटी ही नहीं है, कहां से सेगमेंटेशन होगी बॉडी के अंदर। तो ध्यान रहे इनमें कोई सेगमेंटेशन नहीं है, वो फॉल्स सेगमेंटेशन है। सही मायने में सेगमेंटेशन की शुरुआत कहां से होती है, एनालिड से। तो एक तो सेगमेंटेशन यहां पे अच्छे से मिलेगी एनालिड में, दूसरा आर्थ्रोपोडा में, और तीसरा कोर्डेटा में। तो ये तीन ऐसी फाइलम है, एनालिड, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा। बेटा ये आपको अच्छे से याद रखना है, कंपटीशन में बार बार क्वेश्चन आ जाता है। तीन ऐसी फाइलम है जिनमें सेगमेंटेशन पाया जाता है या मेटामेरिज्म मिलता है, बाकी और में नहीं मिलेगा। आप कहीं डायग्राम में प्लेटीहेल्मिन्थेस को देखो कि उसमें सेगमेंट दिख रहे हैं, वो बाहर से दिख रहे हैं, बॉडी के अंदर कोई ऐसा पार्टीशन सेगमेंटेशन नहीं है। ये सिर्फ आपको कहां कहां मिलेगा, एनालिड, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा, और अक्सर कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है। चलो सेगमेंटेशन भी हो गया, उसके बाद अगला कैरेक्टर लेके चलते हैं। सेगमेंटेशन के बाद और क्या देखते हैं भाई, और हम देखते हैं डाइजेस्टिव पैटर्न, सर्कुलेशन पैटर्न, इसको भी देखा जाता है। तो जैसे मान लो अब हम सर्कुलेशन पैटर्न की बात करते हैं, तो बेटा ध्यान दो यहां पे पोरीफेरा तो टिश्यू ही नहीं है। सर्कुलेशन की जरूरत कहां पड़ती है, ऐसे एनिमल जिनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, सबके पास सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो बॉडी का फ्लूइड होगा, और बॉडी का फ्लूइड जो है एक एक ऑर्गन सिस्टम तक ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा, न्यूट्रिएंट को सप्लाई करेगा, वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे पोरीफेरा में तो भाई टिश्यू है, ऑर्गन वगैरह टिश्यू भी नहीं है, ऑर्गन भी दूर की बात है, तो इनमें तो भाई जो है जरूरत ही नहीं है, बॉडी फ्लूइड ही नहीं मिलेगा। ऐसे ही नाइडेरिया टिनोफोरा में भी बॉडी फ्लूइड नहीं मिलेगा, क्योंकि इनमें भी ऑर्गन नहीं है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक्सटर्नल ऑर्गन है, इंटरनल है ही नहीं, और वैसे भी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इनमें भी सर्कुलेशन नहीं है। ऐसे ही निमेटोड में भी। तो सही मायने में सर्कुलेशन की शुरुआत कहां से होती है, एनालिड से। भाई बॉडी का फ्लूइड होगा तभी तो सर्कुलेट करेगा, और क्योंकि यहां पे हमने देखा प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन आए, ऑर्गन सिस्टम ढंग से नहीं बना। ऑर्गन सिस्टम ढंग से कहां आया, निमेटोड में। लेकिन अभी इनमें सर्कुलेशन शुरू नहीं होता, ये ज्यादातर एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ज्यादातर पैरासाइट होते हैं, तो इनको भी जरूरत नहीं है, इनमें बॉडी फ्लूइड नहीं बनता है। अब बॉडी फ्लूइड कहां से शुरू हो जाता है, एनालिड से। यहीं से एनालिड से ही हार्ट की शुरुआत होती है, और यहीं पे जो हम कहेंगे सर्कुलेशन भी बॉडी का यहीं से शुरू होता है। तो एनालिड से आगे हम कहेंगे कोर्डेटा तक सर्कुलेशन पाया जाता है। अब बात करते हैं सर्कुलेशन कैसा होता है।
सर्कुलेशन दो तरह का होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेशन और एक होता है क्लोज सर्कुलेशन। अब ओपन सर्कुलेशन क्या है, देखो दो तरीके हैं। जैसे हमारे घरों तक पानी की सप्लाई आती है, मान लो दो तरीके अपनाए जाए। एक सप्लाई कैसे आए, प्रॉपर ढंग से पाइप में, पाइप के थ्रू जो है वाटर की सप्लाई आ रही है, वहीं से जो है एक्सचेंज वगैरह हो रहा है, चलो ठीक है, पाइप प्रॉपर ढंग से आ रही है। और दूसरा तरीका एक ऐसा हो कि भाई सीधा पानी जो है गली में छोड़ दिया जाए और गली से सीधा मकान पे, और जिनको जो यूज करना है वहीं पे यूज करो डायरेक्ट। तो कोई पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही एनिमल के अंदर दो तरह का सर्कुलेशन पैटर्न देखने को मिलता है, ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन। अब ओपन सर्कुलेशन में क्या है कि जैसे हमने बताया ना कि गली में पानी डायरेक्ट छोड़ दिया जाए, ऐसे बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो साइनसेस और कैविटी होती है बॉडी की, उनमें फ्लो करता है, सीधा हार्ट से पंप आउट होता है साइनसेस के अंदर। पाइप यानी कि ब्लड वेसल वगैरह में नहीं होता है। पंप आउट कहां पे आएगा, हार्ट से पंप आउट होके साइनसेस में फ्लो करेगा, कैविटी में फ्लो करेगा और टिश्यू ऑर्गन की डायरेक्ट बाथिंग करता है। वहीं से अगर कोई ऑक्सीजन एक्सचेंज करनी है, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करने हैं, वहीं से होंगे। प्रॉपर किसी ब्लड वेसल के थ्रू पंप आउट नहीं होगा ब्लड। इस तरह का अगर सर्कुलेशन है तो वो क्या कहलाएगा, ओपन सर्कुलेशन। और आप समझ गए होंगे ये सिंपल मेथड है, सिंपल एक मैकेनिज्म है एनिमल्स के अंदर। लेकिन क्लोज सर्कुलेशन में क्या है कि अगर बॉडी का फ्लूइड जो है प्रॉपर हार्ट से पंप आउट हो रहा है, कहां पे, ब्लड वेसल में, आर्टरीज वेन्स इनमें फ्लो कर रहा है और वहां से ही टिश्यू और ऑर्गन में एक्सचेंज हो रहे हैं ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स। तो प्रॉपर हम कहेंगे कि एक तरह से जैसे हमने बताया था एक पाइपलाइन के थ्रू अगर पानी जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही पाइप की तरह हम कहेंगे ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें पंप आउट हो रहा है बॉडी फ्लूइड। तो इस तरह के सर्कुलेशन को क्या कहेंगे, क्लोज सर्कुलेशन। इसमें टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम की डायरेक्ट बाथिंग नहीं होगी। यहाँ पे डायरेक्ट बाथिंग हो रही थी ऑर्गन की, ऑर्गन सिस्टम की, टिश्यू की। साइनसिस में बॉडी फ्लूइड फ्लो कर रहा है और डायरेक्ट बाथिंग कर रहा है, वो ओपन है। और क्लोज, इसमें ब्लड वेसल में फ्लो हो रहा है ब्लड और वहीं से एक्सचेंज हो रहा है न्यूट्रिएंट वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह। तो ये क्लोज सर्कुलेशन एडवांस है, ओपन सिंपल है। तो अगर हम लॉजिक के हिसाब से देखें कि सबसे पहले एनालिड से सर्कुलेशन शुरू हुआ है, यहीं से हार्ट की शुरुआत हुई है, यहीं से बॉडी फ्लूइड की शुरुआत हुई है, तो शुरुआत में हमारे दिमाग में आएगा कि इनमें ओपन होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, एक्सेप्शनली होना तो लॉजिक के हिसाब से एनालिड में ओपन चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली याद रखना इनमें क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है। एक तो ये याद रखना है। बाकी हाँ, मोलस्का में ओपन मिलेगा, आर्थ्रोपोडा में भी ओपन मिलेगा, इकाइनोडर्मेटा में भी ओपन सर्कुलेशन मिलेगा, हेमिकोर्डेटा में भी। और कोर्डेटा में, कुछ कोर्डेटा में ओपन मिलेगा शुरुआत में, और वहां से ढंग से हम कहेंगे वर्टिब्रेट से ही क्लोज मिलेगा। सभी वर्टिब्रेट में क्लोज मिलेगा। मेजोरिटी में हम कहेंगे कोर्डेटा में कैसा सर्कुलेशन होता है, क्लोज। तो ये तो क्लियर है कि सबसे एडवांस फाइलम जो है उसमें तो क्लोज सर्कुलेशन होना चाहिए, उसमें तो क्लोज सर्कुलेशन है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि एनालिड में क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है। इवन मोलस्का जो है, सभी मोलस्का में, मेजोरिटी में पूछा जाए मोलस्का में ओपन माना जाएगा। लेकिन मोलस्का में एक क्लास मिलती है सिफेलोपोडा। इस क्लास का नाम सिफेलोपोडा क्यों रखा, क्योंकि भाई इनका जो सिर है उसी से पैर अटैच होते हैं, जैसे ऑक्टोपस। सिफेलो का मतलब सिर, हेड, और पोडा का मतलब पैर। ऑक्टोपस के ही है, सिर से पैर चिपके रहते हैं, ऐसे ही ऑक्टोपस जैसे एनिमल होते हैं वो सारे मोलस्का है। और किस क्लास से बिलोंग करते हैं, सिफेलोपोडा। तो मोलस्का में जो सिफेलोपोडा ग्रुप है उसका भी सर्कुलेशन कैसा मिलता है, क्लोज। ये एक्सेप्शनली याद रखना है आपको, एक्सेप्शन है। अगर आपसे मोलस्का का पूछा जाए तो ओपन, और अगर आपसे पूछा जाए सिफेलोपोडा जो कि मोलस्का की क्लास है तो उसका आपको रखना है क्लोज। सी से याद रखो, सिफेलोपोडा क्लोज। हाँ, एनालिड का एक्सेप्शनली क्लोज होता है। बाकी जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट हैं सबका क्या मिलेगा, ओपन सर्कुलेशन होता है, सिंपल टाइप का। हाँ, बाकी कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट के अंदर
कुछ कोऑर्डिनेट को छोड़ के, शुरुआती कोऑर्डिनेट हमने पढ़े थे, आगे पढ़ेंगे, उनका ओपन मिलेगा, अदरवाइज सभी कोऑर्डिनेट का कैसा मिलता है, क्लोज सर्कुलेशन। और टिपिकली वर्टिब्रेट का तो पूरी तरह से क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है। तो ये भी बहुत खास कैरेक्टर है जो हम अक्सर देखते हैं। तो ये हो गया भाई सर्कुलेशन पैटर्न। उसके बाद हम देखेंगे डाइजेस्टिव पैटर्न क्या होगा भाई, डाइजेशन का क्या पैटर्न होगा इनमें, सभी फाइलम के अंदर किस तरह से डाइजेशन होगा। एनालिड, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। चलो ठीक, अब इनको देखो। अब देखते हैं डाइजेस्टिव पैटर्न। तो अगर डाइजेस्टिव पैटर्न को देखें तो हमने देखा कि पोरीफेरा में तो भाई टिश्यू ही नहीं है। तो देखो ऐसी बात नहीं है, खाना तो ये डाइजेस्ट करेंगे। तो ये क्या करते हैं, इनमें टिश्यू भले ही ना हो लेकिन इनकी सेल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म तो है। तो इनकी सेल क्या करेगी, खाने को लेंगी और अंदर सेल के अंदर ही उसको ब्रेक डाउन करती हैं। तो इनका डाइजेशन कैसा होता है पोरीफेरा का, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ये तो भाई इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। नाइडेरिया का, नाइडेरिया में क्या होगा, ये तो सेल के अंदर ही डाइजेशन कर रहे थे। नाइडेरिया में सेल के अंदर भी मिल जाएगा और सेलों के बीच में भी, यानी कि इंट्रा सेलुलर तो है ही है, इंटर सेलुलर भी मिलता है। इंटर का मतलब बीच और इंट्रा का मतलब अंदर। ध्यान देना, इंट्रा का मतलब क्या है, सेल के अंदर, इंट्रा मींस इनर, और इंटर का मतलब मिड, बीच। तो सेलों के बीच में कैसे लिखोगे, इंटर सेलुलर। तो इनमें दोनों तरह का डाइजेशन मिल जाता है। ऐसे ही तीनों फोरा में भी हम कह सकते हैं ज्यादातर इंटरसेलुलर मिलेगा, कुछ इंट्रासेलुलर भी मिल जाता है। तो ज्यादातर इस तरह का मिलेगा। अब बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो इनमें तो बिल्कुल सिंपल टाइप का डाइजेशन है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखें तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया है। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम आया है तो उसमें क्या आया है कि भाई देखो, इनको अगर हम देखें तो माउथ तो आ गया है लेकिन एनस डेवलप नहीं हुआ है, यानी कि ओपनिंग यहीं से हो रही है और यहीं से जो है एग्जिट होगा। तो यहां पे हम कहेंगे कि इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनकम्प्लीट टाइप का। कंप्लीट तो तब होता ना माउथ के साथ साथ एनस भी डेवलप होता। तो इसको हम बोलेंगे ब्लाइंड सेक प्लान। सेक किसके लिए बोलते हैं, बोरी। ऐसे लगता है कि बोरी है, जैसे बोरी में ओपनिंग है और फिर आगे चल के बंद है, एग्जिट नहीं है, इसलिए ब्लाइंड बोला है। जैसे कई बार स्ट्रीट के लिए, गली के लिए कि बंद गली है, ब्लाइंड स्ट्रीट बोल देते हैं। ऐसे ही ब्लाइंड सेक प्लान बोलते हैं इसको, और इसी को बोलते हैं ब्लाइंड सेक प्लान के लिए हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम आ गए लेकिन अधूरे हैं। तो पूरी तरह से कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम की शुरुआत यहां से नहीं, आगे से होगी। कहां से, निमेटी हेलमिन्थेस से। तो यहां से हम कहेंगे कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ये है कि इनमें माउथ भी आ गया है और एनस भी, माउथ के साथ साथ एनस भी डेवलप हो जाता है। और ये तो चलो गट है और बाहर ये बॉडी की बॉडी वाल है। तो ऐसा लगता है कि ट्यूब के अंदर ट्यूब है, यहाँ पे तो ऐसा नहीं था, यहाँ पे तो ब्लाइंड सेक प्लान दिख रहा है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोल देते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। और ये कहां मिलेगा भाई, निमेटोड से लेके कोर्डेटा तक सभी में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान मिलेगा। लेकिन याद रखना है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, जिसको हम कहेंगे ब्लाइंड सेक प्लान। इससे आगे सब में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा मिलेगा, कंप्लीट कोर्डेटा तक। कहां से शुरू होगा, निमेटी हेलमिन्थेस से शुरू होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। तो इस तरह का पैटर्न हम देख सकते हैं, कहां मिलेगा,
एनिमल किंगडम में शुरुआत में पोरीफेरा में सेलों के अंदर डाइजेशन होता है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यहाँ पे इंट्रासेलुलर भी और इंटरसेलुलर दोनों तरह का डाइजेशन। यहाँ पे ज्यादा इंटरसेलुलर रहेगा, आगे चल के ब्लाइंड सेक प्लान, और उससे आगे फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो जाता है। कोर्डेटा तक हम यही देखेंगे। तो ये हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न। उसके बाद आ जाते हैं कि रेस्पिरेशन का पैटर्न क्या रहेगा। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो आपको पता है एनर्जी, फूड का ऑक्सीडेशन तो सभी एनिमल करेंगे, तभी तो एनर्जी मिलेगी। और उसके लिए उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो उसके लिए वो ऑक्सीजन कैसे लेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोरीफेरा की, तो पोरीफेरा तो बहुत सिंपल एनिमल है, इनमें तो टिश्यू भी नहीं है, तो ये स्पेशल ऑर्गन तो बना ही नहीं सकते रेस्पिरेशन जैसे। हमारे अंदर तो लंग्स है गैस एक्सचेंज करने के लिए, इनमें तो पॉसिबल ही नहीं, बहुत सिंपल एनिमल है। तो इनमें तो क्या होता है, जर्नल बॉडी सरफेस से, इनकी जो बॉडी का सरफेस है वहीं से एक्सचेंज होगा। और एक्सचेंज भी कैसे होता है भाई, डिफ्यूजन प्रोसेस से। सिंपल आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन, वही जर्नल बॉडी सरफेस। और बॉडी के सरफेस से क्या है, पानी में पड़े रहते हैं, पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल है वो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ पहुंच जाएगी डिफ्यूजन के माध्यम से। और ये सब किसके माध्यम से होगा, कोई ऑर्गन या स्ट्रक्चर नहीं है कुछ भी, पूरा जो जर्नल बॉडी सरफेस है उसी के थ्रू जो है डिफ्यूजन के माध्यम से ये इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता रहता है, रेस्पिरेशन होता है। फिर बात करते हैं नाइडेरिया, तो ये कौन से अभी इतने एडवांस हो गए हैं, इनमें भी वही ट्रेंड रहेगा, जर्नल बॉडी सरफेस और वही डिफ्यूजन, सेम यही पैटर्न आपको टिनोफोरा में मिलेगा। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया ओरीफेरा और सिलेंट्रेटा के दोनों फाइलम से। अब बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस। तो भाई ये जो है ज्यादातर पैरासाइट पाए जाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थस और नेमेटीहेल्मिन्थस ज्यादातर पैरासाइट होते हैं, होस्ट पे डिपेंड करते हैं और अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर इनमें कोई ऐसे भी तो होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस, जैसे आपने प्लेनेरिया सुना है जिसको डुजेसिया बोलते हैं, जिनस क्या है उसकी, डुजेसिया। तो प्लेनेरिया तो पैरासाइट नहीं होता है, वो क्या करते हैं, तो वो फ्री लिविंग जो प्लेटीहेल्मिन्थस या नेमेटीहेल्मिन्थस है वो भी जर्नल बॉडी सरफेस और डिफ्यूजन रहेगा, उनमें भी वही तरीका, पूरी कोई अलग से कोई उनमें स्ट्रक्चर या ऑर्गन नहीं आया है रेस्पिरेशन के लिए। अदरवाइज हमें याद रखना कि मेजोरिटी में ये पैरासाइट पाए जाते हैं, इनके मेंबर इन दोनों फाइलम के। तो इनमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इनको जरूरत ही नहीं है रेस्पिरेशन करने की, गैस एक्सचेंज करने की, तो इनके अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन स्ट्रक्चर है ही नहीं। फिर ढंग से हम देखते हैं एनालिड से आ जाते हैं। अब एनालिड में तो ऐसा नहीं है भाई कि पैरासाइट है एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इनको तो ऑक्सीजन चाहिए। तो इनमें कैसे होता है भाई रेस्पिरेशन, तो इनमें क्या होता है कि इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट स्किन होती है, गिलगिली। अगर हम जैसे अर्थवर्म या फिर जो लीच को टच भी करके देखेंगे हमें गिलगिली सी फील होती है, मॉइस्ट स्किन। और इस पे क्यूटिकल की लेयर होती है पतली सी। अब ऐसी लेयर तो यहाँ निमेटोड में भी अच्छी खासी मिलती है, लेकिन यहाँ पे इनको जरूरत ही नहीं है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, पैरासाइट है ज्यादातर। तो एनालिड में हमने देखा कि इनमें क्या होता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू, क्यूटिकल के थ्रू जो है रेस्पिरेशन करते हैं। तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो भाई यहाँ पे कैसा रेस्पिरेशन मिलेगा एनालिड में, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब मोलस्का की बात करें तो मोलस्का में तो पानी में मिलते हैं ज्यादातर, तो भाई इनमें गिल स्लिट्स आ जाते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, गिल स्लिट्स। और गिल स्लिट से रेस्पिरेशन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, उसको स्पेशल नाम देते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। अगर कुछ मोलस्का ऐसे हैं जैसे स्नेल है या और है जो आप देखोगे कि लैंड पे भी पाए जाते हैं,
तो वो पल्मोनरी, उनमें लंग्स के थ्रू, उनमें सिंपल टाइप के लंग्स हो सकते हैं। अदरवाइज जो है ज्यादातर मेजोरिटी तो पानी में मिलते हैं। तो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन करते हैं, गिल स्लिट से करते हैं। आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं, तो आर्थ्रोपोडा जो है इनमें बहुत बड़ा ग्रुप तो इंसेक्टा क्लास का है, और वो तो भाई ऑफ कोर्स लैंड पे ही मिलते हैं, उड़ते हैं, वही पानी में तो नहीं मिलेंगे। तो उनमें जो रेस्पिरेशन होता है, उनमें स्पेशली क्या होते हैं? ट्रैकिया होते हैं। पूरी बॉडी में पाइपलाइन की सप्लाई होती है, और ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है उसको स्पाइरेकल बोलते हैं। और उन्हीं ट्रैकिया से इनमें गैस एक्सचेंज होता है, स्पेशल इनमें पाया जाता है। तो इनमें हम कहेंगे ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है मेजोरिटी में, ट्रैकियल। और जो पानी में आर्थ्रोपोडा पाए जाते हैं उनमें गिल स्लिट से ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और हम जानते हैं कुछ एक में बुक बुक गिल्स भी पाए जाते हैं, बुक लंग्स भी पाए जाते हैं। वो आगे आर्थ्रोपोडा को पढ़ेंगे, थोड़ा सा बताएंगे किस में पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा की बात की जाए तो इकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फिट होते हैं, जैसे उनकी आर्म्स होती है ना, उनमें ऐसे ग्रू बने होते हैं, हर आर्म्स में ऐसे ग्रू बनते हैं, उनको ट्यूब फिट, यानी कि पैरों में ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं। वहीं से, ऐसी बात नहीं गिल्स तो इनमें मिलते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन ये ट्यूब फिट से ही करते हैं, बहुत सारे काम इनके ट्यूब फिट से होते हैं। हेमिकोर्डेटा में वही गिल से ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और कोर्डेटा की बात की जाए तो जो कोर्डेटा लैंड पे पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिलते हैं, उनमें डेफिनेटली लंग्स मिलेंगे। और जो एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेंगे उनमें क्या मिलेंगे? गिल्स। और वो भी एडवांस गिल बताए थे हमने, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंग्स की जगह पे परफोरेशन होके गिल्स पाए जाते हैं, बहुत ही एडवांस। तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स होंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिलेंगे तो पल्मोनरी, लंग्स से अगर रेस्पिरेशन होता तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? पल्मोनरी। तो इस तरह से कोर्डेटा में हमें इस तरह के रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम अगले कैरेक्टर की बात करें कि एक्सक्रीशन की, कि इनमें एक्सक्रीशन भी होगा जब अगर इनमें रेस्पिरेशन होगा, यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन होगा एनर्जी के लिए, तो डेफिनेटली इस तरह की रिएक्शन होंगी, तो मेटाबॉलिक वेस्ट भी प्रोड्यूस होंगे। और मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन भी होगा, डेफिनेटली सबके अंदर एक्सक्रीशन पाया जाएगा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। तो एक्सक्रीशन कैसे होगा? तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा में नाइडेरिया और टीनोफोरा की बात करें, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, और इनमें कोई स्ट्रक्चर या ऑर्गन तो है नहीं, टिश्यू नहीं है। तो इनमें एक्सक्रीशन का तरीका वही होगा, जर्नल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के माध्यम से ये जो है मेटाबॉलिक वेस्ट को पानी में निकाल देते हैं। और ज्यादातर क्योंकि पानी में जितने भी एनिमल मिलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे अमोनिया रिलीज करते हैं, तो अमोनोटैलिक होंगे ये। जितने भी एक्वेटिक होते हैं, कुछ एक्सेप्शन आएंगे एनिमल किंगडम में, वो हमें याद रखने हैं कि एक्वेटिक हैं फिर भी अमोनिया रिलीज नहीं कर रहे हैं, या तो यूरिया रिलीज कर रहे हैं, यूरिया ही रिलीज करते हैं। जैसे कार्टिलेजिनस फिश पानी में मिलती हैं लेकिन यूरिया रिलीज करती हैं, यूरियोटैलिक होती हैं। ऐसे और भी आपको मिल जाएंगे। जैसे हम फ्रॉग की बात करें तो वो भी एक्वेटिक भी होता है एक तरह से, वो भी एक तरह से यूरिया रिलीज करता है। तो बाकी हम देखेंगे ऑलमोस्ट जितने भी पानी में मिलते हैं वो सारे एनिमल क्या करते हैं? अमोनिया रिलीज करते हैं, अमोनोटैलिक होते हैं। और इन तीनों फाइलम की बात करें तो ये तो जर्नल बॉडी सरफेस से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करती है। हाँ, प्लेटीहेल्मिन्थस में स्पेशल स्ट्रक्चर आ जाते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। इनको हम बोलते हैं, यहां पे उनको बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस, और निमेटीहेल्मिन्थस में तो उनको बोल देते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। दोनों में प्रोटोनेफ्रिडिया, एनालिड में उसको नेफ्रिडिया बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को जो एक्सक्रीशन कराता है। और मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में बोल देते हैं मेटानेफ्रिडिया। अब ध्यान देना बेटा, नेफ्रिडिया वर्ड आप देखोगे किडनी से ही जुड़ा हुआ है, एक्सक्रीशन से जुड़ा हुआ वर्ड है। नेफ्रॉन सुना होगा आपने, किडनी की जो यूनिट है, फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। वहीं से हम कहेंगे एक्सक्रीशन से जुड़ा हुआ वर्ड आ गया नेफ्रिडिया।
अब एनालिड में जो नेफ्रिडिया पाए जाते हैं यानी कि एक्सक्रीशन करने वाले स्ट्रक्चर होते हैं मीडियम टाइप के, और इनसे पहले अगर आप देखोगे प्लेटी और निमेटी हेलमिंथेस में प्रोटो आ गया। प्रोटो मतलब फर्स्ट की शुरुआती टाइप के नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। तो ये शुरुआती टाइप के नेफ्रिडिया इनमें आएंगे, फिर मीडियम टाइप के जस्ट नेफ्रिडिया, और मेटा यहाँ पे मैच्योरिटी के लिए है और ज्यादा मैच्योर या एडवांस। तो मेटा नेफ्रिडिया कहाँ मिलेंगे? मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में मिलेंगे। इकाइनोडर्मेटा में तो हमने बता दिया कि यहाँ पे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, फिर वहां पे एक्सक्रीशन नहीं होगा, वही ट्यूब फिट से ही करेंगे, रेस्पिरेशन भी वहीं से करते हैं और एक्सक्रीशन भी ट्यूब फिट से ही करेंगे। और हेमिकोर्डेटा में स्पेशल ग्लैंड है, प्रोबोसिस रीजन में पाई जाती है, वहीं से एक्सक्रीशन करते हैं, आगे बताएंगे जब डिटेल कराएंगे। और रही बात कोर्डेटा, तो कोर्डेटा में शुरुआती जो कोर्डेटा है उनमें तो प्रोटोनेफ्रिडिया मिलेंगे, प्रोटो कोर्डेटा में तो प्रोटोनेफ्रिडिया मिलेंगे। और रही बात वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में किडनी आ जाती है। ध्यान रहे कोर्डेटा में प्रोटोकोर्डेटा जो है उनमें तो प्रोटोनेफ्रिडिया ही मिलेंगे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, वो तो बहुत सिंपल एनिमल है, सिंपल कोर्डेटा है। लेकिन आगे जब हम वर्टिब्रेट पढ़ेंगे तो वर्टिब्रेट में किडनी आ जाएंगी एक्सक्रीशन के लिए, और किडनी भी तीन तरह की, प्रोटोनेफ्रिक किडनी सिंपल, मीजोनेफ्रिक किडनी मीडियम टाइप की। ज्यादातर मीजोनेफ्रिक किडनी आपको कहां मिलेंगी? फिश में, एम्फीबियंस में। और फिर आ जाएंगी मेटानेफ्रिक किडनी, मैच्योर किडनी, एडवांस किडनी, वो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल इनमें मिलेंगी। तो वो हम वहीं पे पढ़ेंगे अच्छे से। तो इस तरह का जो है एक्सक्रीशन का स्टेटस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, किसमें क्या क्या रिलीज करेंगे, कि क्या मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज होगा और कौन सा स्ट्रक्चर या ऑर्गन पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए, ये सब क्वेश्चन आते हैं। हाँ, प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो प्रोटोनेफ्रिडिया है उसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थेस में उनको बोलते हैं फ्लेम सेल, और निमेटी हेलमिन्थेस में उन प्रोटोनेफ्रिडिया को क्या बोलते हैं? रिनेट सेल। एनालिड में जस्ट नेफ्रिडिया ही बोला जाता है, क्योंकि और कहीं नेफ्रिडिया नहीं मानेंगे, एनालिड में ही होते हैं, तो उनमें कोई स्पेशल नाम देने की जरूरत नहीं है। हाँ, मोलस्का के मेटा नेफ्रिडिया को बोलते हैं ऑर्गन ऑफ पोजेनस, ऑर्गन ऑफ पोजेनस फेमस है, मेजोरिटी में पाया जाता है ये मेटा नेफ्रिडिया। और रही बात आर्थ्रोपोडा में, तो मालफीजियन ट्यूब्यूल, कोक्जल ग्लैंड भी मिलती है। देखो मेजोरिटी में जो इंसेक्ट होते हैं उनमें तो मालफीजियन ट्यूब्यूल पाई जाती है, मालफीजियन ट्यूब्यूल। मेटानेफ्रिडिया कहाँ मिलेगा? आर्थ्रोपोडा में। और कुछ और भी ग्रुप होते हैं आर्थ्रोपोडा के, किसी में कोक्जल ग्लैंड भी पाई जाती है, किसी में ग्रीन ग्लैंड भी पाई जाती है एक्सक्रीशन करने के लिए। वो जब हम आर्थ्रोपोडा डिस्कस करेंगे तब उसमें बताएंगे अच्छे से। हमने इकाइनोडर्मेटा में बता दिया वहां पे एक्सक्रीशन होगा, लेकिन कोई एक्सक्रीशन करने के लिए कोई स्ट्रक्चर या ऑर्गन नहीं होता है, ट्यूब फिट से ही हो जाता है। हेमिकोर्डेटा में प्रोबोसिस रीजन में ग्लैंड पाई जाती हैं, उनसे होता है प्रोबोसिस ग्लैंड, वो वहां पे पढ़ोगे आप। और फाइनली कोर्डेटा में, प्रोटोकोर्डेटा में प्रोटोनेफ्रिडिया मिलेंगे, फ्लेम सेल जैसे ही, एग्जैक्ट ऐसे तो नहीं कहेंगे, उनको भी प्रोटोनेफ्रिडिया ही बोलते हैं। यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा आगे पढ़ेंगे, उनमें क्या मिलेंगे? वही प्रोटोनेफ्रिडिया। और वर्टिब्रेट में क्या मिलेंगे? किडनी आ जाएंगी। कैसी किडनी? प्रोटोनेफ्रिक किडनी, जो बहुत ही अर्ली वर्टिब्रेट्स में पाई जाएंगी। बाकी जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं उनमें मीजोनेफ्रिक किडनी ज्यादा मिलती है, फिश और एम्फीबियंस में। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल या वर्टिब्रेट आ जाते हैं जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल, उनमें मेटानेफ्रिक किडनी मिलेगी। तो इस तरह से हम एक्सक्रीशन को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम और क्या ट्रेंड और क्या कैरेक्टर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो हम बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर डिस्कस करेंगे जिनको हम अभी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हमें बस उनको एक साथ कंपाइल करने के पढ़ने की जरूरत है, बस कुछ नहीं है, सबको एक साथ जोड़ लेंगे। और वो क्या है भाई? और क्या कैरेक्टर यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम हैबिटेट और हैबिट की बात करें। हैबिट और हैबिटेट भी अक्सर सबके अंदर देखी जाएगी। यहाँ पे हैबिट और हैबिटेट की आदत क्या है? देखो, कुछ ऐसे भी एनिमल है जो अकेले मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं कॉलोनी बना के मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स पोरीफेरा कॉलोनी बना के मिल जाते हैं और अकेले भी मिल जाते हैं।
सेडेंट्री बोलते हैं उनको। और अगर कहीं चलते नहीं है, चिपके रहते हैं चट्टान में, यहीं पे कहीं पे समुद्र के अंदर कोई चट्टान है उसी से चिपके रहेंगे, तो उसके लिए सेसाइल वर्ड यूज करते हैं। तो ये भाई सेसाइल भी होते हैं और सेडेंट्री अकेले भी मिल जाते हैं, सेडेंट्री और कॉलोनियल फॉर्म में भी मिल जाते हैं। तो ये तो चलो हैबिट की बात है। हैबिटेट रहने की जगह कैसी है, तो पोरीफेरा जो है हम कहेंगे मेजोरिटी में मेराइन है। हम ये नहीं कहेंगे पूरी तरह से मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, मरीन वाटर में मिलते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलने वाले पोरीफेरा पाए जाते हैं, जैसे स्पोंजिला, फ्रेश वाटर स्पोंजी है। तो पूरी तरह से हम नहीं कहेंगे। यहां से कंपटीशन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलती है, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि पोरीफेरा जो है मेजोरिटी में मेराइन है, मेजोरिटी में मिलते हैं, लेकिन पूरी तरह से सारे के सारे पोरीफेरा मरीन वाटर में नहीं कह सकते, कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। हाँ, टीनोफोरा को हम कह सकते हैं एक्सक्लूसिवली मराइन, ये पूरी तरह से मराइन वाटर में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगा। एक तो ये, एक हेमिकोर्डेटा एक्सक्लूसिवली मैराइन कह सकते हैं, और प्रोटोकोर्डेटा, कौन से, प्रोटोकोर्डेटा जो हम आगे पढ़ेंगे वो भी एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। इनको याद रखो बेटा। टीनोफोरा पूरी तरह से हम कहेंगे समुद्री पानी में ही मिलेंगे और फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। हेमिकोर्डेटा भी कहाँ मिलेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, मरीन वाटर में ही मिलेंगे, समुद्रों में। और प्रोटोकोर्डेटा भी कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। पोरीफेरा में आपको कुछ फ्रेश वाटर में मिलने वाले मिल सकते हैं, नाइडेरिया में भी आप देखते हो, हाइड्रा वगैरह या जो भी है कुछ और फ्रेश वाटर में मिल जाते हैं। हाँ, मेजोरिटी इनकी हम कहेंगे कि मेजोरिटी इनकी क्या रहेगी, मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ये ज्यादातर समुद्रों में मिलते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में भी ये कुछ इस ग्रुप के एनिमल पाए जाते हैं। टीनोफोरा आपको समुद्र में ही मिलेगा। प्लेटीहेल्मिन्थिस, निमेटीहेल्मिन्थिस पैरासाइटिक होते हैं, होस्ट में पाए जाते हैं। एनालिड जो है ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मरीन वाटर में भी, जैसे लीच वगैरह हैं, ये सब फ्रेश वाटर में मिल जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई इनको हम नहीं कहेंगे, जस्ट एक्वेटिक कह सकते हैं, फ्रेश और मरीन वाटर में मिल सकते हैं। ज्यादातर ये फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं। मोलस्का जो है ये भी फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मरीन वाटर में, हर तरह एक्वेटिक बोलेंगे। आर्थ्रोपोडा जो है ऑफ कोर्स बड़ा ग्रुप इंसेक्ट का है, और इसके अलावा जो एक्वेटिक हैं वो वैसे ही मिलेंगे। आर्थ्रोपोडा भी फ्रेश और मरीन वाटर में पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा जो है मेजोरिटी में आपको कहाँ मिलेंगे, समुद्रों में मिलेंगे, मरीन वाटर के अंदर मिलेंगे, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर के भी एग्जाम्पल मिल जाते हैं। लेकिन हेमिकोर्डेटा में आपको एग्जाम्पल केवल मरीन वाटर के ही मिलेंगे, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। और ऐसे ही प्रोटोकोर्डेटा पढ़ोगे आप, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा, वो भी एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। बाकी रही बात वर्टिब्रेट की, तो वर्टिब्रेट में हम आगे देखेंगे कुछ, जैसे फिश होती हैं, तो फिश में जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं वो ऑफ कोर्स मैराइन वाटर में ही पाई जाती हैं, लेकिन जो बोनी फिश हैं वो दोनों जगह मिलती हैं, मरीन वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी। एम्फीबियंस जो हैं आपको ज्यादातर फ्रेश वाटर में मिलेंगे, तो वो वहां पे कंपैरिजन हम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मरीन वाटर में कौन से मिलते हैं, हैबिटेट पे भी क्वेश्चन बनता है, बारीकी से ध्यान देना। जैसे हम एल्गियो में भी पढ़ के आए थे, वैसे ही यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। चलो ये भी हो गया। अब कौन सा कैरेक्टर बचा, जैसे हम जनरली देखते हैं कुछ लाइफ प्रोसेस में हम डाइजेशन देखते हैं कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसा होगा, रेस्पिरेशन कैसे होगा, एक्सक्रीशन हमने देख लिया कैसे होगा, सेगमेंटेशन का पैटर्न हमने देख लिया कहाँ पे कैसा सेगमेंटेशन मिलेगा। 3 फाइलम हमें याद रखनी जिनमें ट्रू सेगमेंटेशन है, एनालिड, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा। अक्सर क्वेश्चन आता है कौन सी सीजोसिलोमेटा है और कौन सी जो है इंटेरोसिलोमेटा फाइलम है, वो भी हमें याद रखनी है। ध्यान रहे एक और है, जो सीजोसिलोमेटा है उनमें जो 3 जर्म लेयर होती है, ब्लास्टुला बनता है, उसमें एक पोर बनता है ब्लास्टोपोर। उनमें आप क्या देखोगे कि जो सीजोसिलोमेटा है उनमें ब्लास्टोपोर से अगर माउथ बन जाए, पहले माउथ बने और बाद में उससे एनस बने, तो उनको बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया, क्योंकि पहले प्रोटो का मतलब फर्स्ट
और स्टोमा का मतलब माउथ, तो उनको प्रोटोस्टोमिया बोल दिया जाता है। लेकिन जो इंटेरोसिलोमेटा है जैसे इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और हमकोर्डेटा, इनमें क्या होता है कि जो ब्लास्टोपोर है वो पहले एनस बनाता है और फिर माउथ बनाता है। लेटर क्या बनाएगा? माउथ। तो माउथ का नंबर कैसे आया? दूसरे नंबर पे। उनको ड्यूट्रोस्टोमा बोला जाता है। हमको क्या बोला जाता है? ड्यूट्रोस्टोमा। ये इसलिए बता रहे बेटा, ये अब जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आ जाए कि बस ठीक है पुराने क्वेश्चन एआई पीएमटी के इस तरह के पूछे जाते थे। तो अगर हम बात करें इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, ये तो क्या है? ड्यूट्रोस्टोमा है। मतलब कि इनका जो माउथ है दूसरे नंबर पे बना है ब्लास्टोपोर से। और ब्लास्टोपोर कहाँ था? वो ब्लास्टुला बनता है जर्म लेयर का, उसी ब्लास्टुला के अंदर एक पोर बनता है, उसको ब्लास्टोपोर बोलते हैं, उसी से माउथ और एनस बनता है। लेकिन पहले माउथ बनेगा, कहां बनेगा पहले माउथ? एनालिड, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों है प्रोटोस्टोमा। इस तरह का एनिमल को हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया, और इनको बोलते हैं ड्यूट्रोस्टोमिया, जैसे हम भी इन्हीं में आते हैं। तो ये पुराने क्वेश्चन है, बाई चांस आना जाए इसलिए हम इनको भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कैरेक्टर है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, जो आगे इनकी जरूरत पड़ेगी जब इनको एक्सप्लेन करेंगे, इनकी खास बातें। ऑफ कोर्स हम सर्कुलेशन पढ़ चुके हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो भी अगर हम देखें तो नर्वस सिस्टम में नर्व सेल पोरीफेरा में नहीं होती, तो यहाँ पे नर्व सेल एब्सेंट होगी। नाइड एरिया में सिंपल नर्व सेल आ जाएंगी। टीनोफोरा में थोड़ी ठीक ठाक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी नर्व सेल की। प्लेटीहेल्मिन्थस में नर्व सेल ऐसे मिलके ऐसे लेडर लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, हॉरिजॉन्टली भी मिलेंगी और सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि नर्वस सिस्टम बेहतर हो रहा है। निमेटोड के अंदर आके कुछ सेंसरी ऑर्गन आ जाते हैं, स्ट्रक्चर डेवलप होने लगते हैं, नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए सेंसरी स्ट्रक्चर आने लग जाएंगे। एनालिड में आके ऐसी बात नहीं कि इनमें लेडर लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इनमें लेडर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा और एडवांस होता चला जाएगा। यही लेडर लाइक स्ट्रक्चर नर्व कोड का नाम देते हैं इसको, कि ये जितने भी हैं इनमें नर्व कोड आ गया है। नर्व कोड कहां मिलेगा? वेंट्रल साइड में और पेयर में मिलेगा, जबकि हमारे अंदर कोर्डेटा में नर्व कोड एक माना जाएगा डोर्सल साइड में, वो भी होलो। ये तो सॉलिड है, इनको नर्व कोड बोल रहे हैं, जबकि ये ट्रू नर्व कोड नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि भाई नॉन कोर्डेटा में भी नर्व कोड आ गया है। और कैसा नर्व कोड है? दो है। और कैसे है? सॉलिड है। और कैसी पोजीशन पे मिलेंगे? वेंट्रल पोजीशन पे। तो ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर यहां बन जाएगा। नेमाटोड में भी लेडर लाइक स्ट्रक्चर और एक्सटेंड होगा और एडवांस होगा, सेंसरी ऑर्गन स्ट्रक्चर डेवलप होंगे। एनालिड में और बेहतर हो जाएंगे, मोलस्का में और बेहतर। मोलस्का में हम कहेंगे कि हाँ निमेटोड से गैंग्लिया बनने शुरू हो जाते हैं, कि नर्व सेल इकट्ठी होकर गांठ सी बना लेती हैं। यहाँ पे जैसे ये नर्व सेल इकट्ठी हो जाएंगे, ऐसी गांठ सी बनती चली जाएंगी, इनको बोलते हैं गैंग्लिया। गैंग्लिया की शुरुआत होने लगती है निमेटोड में। और एनालिड में गैंग्लिया ठीक ठाक आ जाते हैं, जिनको प्रैक्टिकली हम देख भी सकते हैं लीच वगैरह में। और आगे चल के मोलस्का में और बेहतर गैंग्लिया डेवलप हो जाते हैं और सेंसरी ऑर्गन बेहतर होते चले जाते हैं। और आर्थ्रोपोडा में तो हेड रीजन में यही गैंग्लिया बड़े साइज में हो जाते हैं, जिनको हम ब्रेन कहने लग जाते हैं, जबकि रियल ब्रेन तो नहीं कह सकते, लेकिन हम कह देते हैं कि ब्रेन की शुरुआत हो जाती है, कि यही गैंग्लिया जो है हेड रीजन में बड़े साइज में होते हैं। और आगे चल के यही नर्वस सिस्टम और इससे जुड़े हुए सेंसरी स्ट्रक्चर और ऑर्गन बढ़ते चले जाते हैं, और इस तरह से एडवांस हो जाता है नर्वस सिस्टम। और जब हम डिटेल डिस्कस करेंगे उनमें साथ साथ इनके बारे में ये सब डिटेल बताएंगे। तो नर्वस सिस्टम का भी पैटर्न ऐसे ही आगे धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, हमें बस एक्सटेंड करना है। इसमें ये था, उससे अगले में ये आ गया, ये आ गया, ये सब जोड़ना है। और फाइनली अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं सेक्सुअलिटी। पोरीफेरा से लेके कोर्डिटा तक सेक्सुअलिटी क्या है, मतलब कि एक ही एनिमल में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या अलग अलग एनिमल है। अगर सेम एनिमल है, अगर मान लो एक ही एनिमल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और एक ही एनिमल में ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं? जैसे प्लांटो में आपने क्या बोला था? मोनोसियस, यानी कि यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, कि एक ही एनिमल में दोनों ही स्ट्रक्चर दिखाए जा रहे हैं, मेल का सेक्सुअल स्ट्रक्चर भी दिखाया जा रहा है और फीमेल का, तो बाइसेक्सुअल हो गया।
तो इसी बाइसेक्सुअल को हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट बोलेंगे। अगर एक ही एनिमल में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है मेल और फीमेल के, और अगर मान लो मेल अलग है और फीमेल अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे ये तो एक एक सेक्स के को बियर कर रहे हैं, यूनिसेक्सुअल, यानी कि ये तो डायोसियस हो गया, तो ये डायोसियस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स दिखाई दे रहे हैं बाइसेक्सुअल, और यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेक्स दिख रहा है यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, यहां तक शुरू की 4 फाइलम जो है इनमें क्या पाई जाती है, ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअलिटी मिलती है। क्या होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट। शुरू की ये चारों फाइलम हर्मेफ्रोडाइट है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यूनिसेक्सुअलिटी की शुरुआत कहां से हो जाती है? नेमेटोड से, यानी कि डायोसियस यहां से शुरू हो जाते हैं, नेमेटोड से। आप एनसीईआरटी में देख सकते हो कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग दिखा रखे हैं एग्जाम्पल में। मेल का साइज छोटा है, फीमेल का बड़ा है, वो यहां से ही शुरू हो जाता है। कहां से? निमेटोड से। और इससे आगे आप कोर्डेटा तक चले जाना, सब में डायोसियस कंडीशन मिलेगी। सेक्सुअलिटी को देख के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, तो सभी में यहां से आगे क्या है? डायोसियस। बस एक्सेप्शन याद रखनी है, जैसे एनालिड में ही 2 एक्सेप्शन आ जाते हैं, एक लीच आ जाएगा, एक अर्थवर्म आ जाएगा। तो ये जब हम बताएंगे तब बताएंगे इनमें क्या है, ये हर्मेफ्रोडाइट है, एक्सेप्शन है। इन्हीं 2 को हम एग्जाम्पल में पढ़ते हैं, यही कुदरती एनालिड के अंदर एक्सेप्शन आ गए हैं। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि डायोसियस कंडीशन या यूनिसेक्सुअलिटी की शुरुआत कहां से हो जाती है? निमेटोड से लेके कोर्डेटा तक सभी में आपको क्या मिलेगी? यूनिसेक्सुअलिटी मिलेगी। हाँ, आगे चल के प्रोटोकोर्डेटा में भी हम एक्सेप्शन दिखाएंगे कुछ एक में, कि वहां पे भी हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं शुरुआती यूरोकोर्डेटा में। अदरवाइज आप बिल्कुल ट्रेंड में देखोगे ये सारे क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थिस तक हर्मेफ्रोडाइट है। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा? यहीं पे मिलेगा, एक ही बॉडी के अंदर। और इससे आगे आपको मिलेंगे डायोसियस कंडीशन या यूनिसेक्सुअलिटी। और इसके अलावा हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद अक्सर लार्वा बनता है और लार्वे से फिर एडल्ट बनता है। ऐसी डेवलपमेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट। अगर लार्वा ना बने और डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन इम्ब्रियो बना और इम्ब्रियो से सीधा एडल्ट बन जाए, एडल्ट जैसा ऑर्गेनिज्म बने, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो अगर हम बात करें यहां, तो सब में लार्वे बनेंगे। आगे चल के कोर्डेट में, वर्टिब्रेट में छोड़ दो, वर्टिब्रेट में फ्रॉग को, एम्फीबियन को छोड़ के किसी में लार्वे नहीं बनते, सब में डायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो कोर्डेटा में तो हम डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। इवन कुछ एनालिड में एग्जांपल ले लो, लीच और अर्थवर्म का, इनमें भी कोई लार्वे नहीं बनते, इनमें भी डायरेक्ट मान लो। इसके अलावा कुछ प्लेटीहेल्मिन्थिस में तो लार्वे बनते हैं, बाकी में कुछ एक में नहीं भी बनते, उनमें भी कुछ एक में डायरेक्ट मिल जाती है। बाकी इन सब में लार्वा बनेगा। सब में हम लार्वा भी बताएंगे किसमें क्या क्या लार्वा बनेगा, सब लार्वे के नाम सब सीक्वेंस में यहाँ पढ़ते चलेंगे। तो इन सब के अंदर डेवलपमेंट कैसी मिलेगी? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगी। बस कोर्डेटा में, वर्टिब्रेट में, एम्फीबियंस फ्रॉग्स को छोड़ के उनमें डायरेक्ट मिलेगी। अदरवाइज सब में हमें क्या मिलेगी? यहाँ पे लार्वे बनेंगे, लार्वे से डेवलप होगा एडल्ट, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगी। तो इस तरह के कैरेक्टर हम अगर एक बार पढ़ लेते हैं सभी फाइलम में कंपेयर करके, कंपैरेटिव स्टडी में। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पोरीफेरा, इनके नाम क्यों रखा गया, क्यों नाम रखा गया पोरीफेरा, क्या इनके खास कैरेक्टर हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर, और जो जर्नल कैरेक्टर अभी हमने डिस्कस किए हैं वो साथ साथ बताने हैं। कंपेयर तो हमने कर ही लिए हैं, वो एक के साथ एक ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथ साथ एग्जाम्पल हमें करने हैं। तो इनके खास कैरेक्टर और उनसे जुड़े हुए एक्सेप्शन वो याद रखने हैं। बाकी ये ट्रेंड हमें कंपैरेटिवली देखना ही होगा, तभी ये हम समझ पाएंगे। तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हर फाइलम को।